हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर लिटरेचर। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हबीब तनवीर की थिएटिकल लाइफ जर्नी को, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट, यू कैन गो एंड वॉच इट फर्स्ट, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो सीधा स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जो हबीब हैं वो दिल्ली वापस आ चुके थे और उन्होंने मृच्छकटिका नाम का एक प्ले भी डायरेक्ट किया था। तो फिर वो बताते हैं कि कैसे उनका जो प्रोफेशनल थिएटर है वो स्टार्ट हुआ। ही टोल्ड अबाउट कि कैसे वो मोनाक्षी थी जो उनकी दोस्त, उनके साथ मिलके उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने नया थिएटर का नाम दिया, जिसमें 9 मेंबर्स थे। फिर उन्होंने एक 1 एक्ट प्ले को लिखा और पूरा ऐसे डायरेक्ट किया और वो काफ़ी अच्छा चला, जिसका नाम था 7 पैसे। तो ऐसे उन्होंने काफ़ी सारे जो प्लेज हैं वो साथ में किए। देन ही टॉक्स अबाउट कि कैसे मोनाक्षी के साथ उनका जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला एंड लेटर ही मैरिड हर। वो अपने थिएटर के दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि कैसा उनका पूरा एक एक्सपीरियंस रहा था जब उन्होंने मिट्टी की गाड़ी, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मृच्छकटिका नाम का एक प्ले डायरेक्ट किया था। देन ही रिमेंबर कि कैसा जब वो साथ रह रहे थे मोनाक्षी के साथ, तो इट वॉज अ वेरी स्मॉल रूम, बट दिस लेडी मोनाक्षी, शी कन्वर्टेड दिस छोटा सा अरेंजमेंट इनटू वेरी नीट एंड क्लीन लुकिंग सा प्लेस, जहाँ पे वो काम भी करते थे, रहते थे। एंड दे यूज टू यूज़ दिस पब्लिक टैप्स पानी के लिए, और कुछ ज़्यादा सा सफाई था नहीं उस एरिया में। एंड दे वर इन बरसाती करोल बाग के अंदर। एंड फाइनली दे गॉट मैरिड इन 1960s। तो फिर क्या होता है, 1960 में इनकी शादी हो जाती है एंड हबीब तनवीर गॉट एम्प्लॉयड इन सोवियत पब्लिशिंग डिपार्टमेंट। वहाँ पे वो एक सीनियर एडिटर के तौर पे उनको जॉब मिल जाता है। लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, इसके साथ साथ एक एमेचर थिएटर और जर्नलिज्म का काम भी करते हैं। एंड ही प्रोड्यूस्ड बहुत सारे बायोग्राफिकल प्लेज ऑन गालिब। तो इनका सब कुछ साथ साथ चल रहा है। वो जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, थिएटर भी कर रहे हैं, ही इज़ डायरेक्टिंग एंड ये सारी चीज़ें, ताकि वो जो अपना एक घर है वो अच्छे से चला सकें। जो इन्होंने जो अपना वो नया थिएटर बनाया था वो प्रोफेशनल टर्न हो रहा था, मतलब अब उनको काफ़ी अच्छा इनकम भी मिल रहा था उससे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो हर एक्टर है उसे 150 रुपये महीना देंगे। तो 1972 में दे बिकम प्रोफेशनल्स इन अ वे, लाइक वो अपने जो सारे एक्सपेंसेस थे उनको मैनेज कर पा रहे थे। एंड देयर वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल सब्सिडी जो कि प्रोफेशनल थिएटर्स को मिलने लगा था। तो 1973 में इनको मिला। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने 300 रुपये दिए 10 एक्टर्स को। मतलब बाद में जो पूरा उनका चला ना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट हमें एक पूरा एक जो पूरा एक उनका लाइफ का रहा है ना एक्सपीरियंस, ये सिर्फ उनकी लाइफ के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे जो कंट्री है उसके अंदर कैसे थिएटर का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में भी है। तो इट गिव अस अ ग्लिम्स इनटू कि कैसा एक पूरा जर्नी रहा है किसका, ड्रामा का या फिर थिएटर का। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि एक्टर्स को पहले कितना इनकम मिलता था एंड ये सारी चीज़ों से। अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि किस एक्टर को 15 रुपये मिल रहे हैं, किसको 20 मिल रहे हैं, बट वी हैव टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। दैट्स वाई वी आर लुकिंग इनटू सच फाइन डिटेल्स। इनसे पूछा जाता है कि आपने जो छत्तीसगढ़ी एक्टर्स हैं उनको अपनी प्रोडक्शन में लिया, तो क्या फिर उससे चेंजेस आए एंड और। तो वो बताते हैं कि हाँ, मैंने मोस्टली जो छत्तीसगढ़ी एक्टर्स हैं उनको ही लिया, लेकिन उससे बहुत दिक्कतें भी हुई। कई बार क्या होता था, कई लोग आ रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई फिर उनको फेक टेलीग्राम भेज रहा है कि हाँ मैं आ जाऊँगा। तो उस चीज़ से क्या हुआ, उनके प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा एंड उनका प्रोडक्शन भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान में चला गया था। लेकिन बाद में क्या होता है, 1970 में कुछ लोग आते हैं उनके पास वापस, लेकिन 1970s तक तो मतलब ऑलमोस्ट ही आ जाते हैं। 1960 में कुछ लोग आए थे 2-3, लेकिन 1970 में उनके बहुत सारे जो एक्टर्स थे वो आ जाते हैं। एंड दे ऑल स्टार्टेड बिहेविंग थोड़ा सा मेच्योर इन दिस फील्ड कि हाँ भाई हमें कैसे काम करना है एक डेडिकेशन के साथ। सो दिस इज़ ऑल ही टोल्ड अबाउट दिस छत्तीसगढ़ी एक्टर्स का इम्पैक्ट ऑन हिज थिएटर। फिर वो बताते हैं कि ये जो सारे एक्टर्स थे नया थिएटर वाले, वो प्रोफेशनल कंपनी बन चुका था जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो वो सारे रेगुलर सैलरी पे थे, बट वॉज नॉट काइंड ऑफ पॉलिसी, कोई रिटर्न एग्रीमेंट था या फिर ऐसा कुछ। ठीक चल रहा था उनका काम। लेकिन जब पीटर ब्रोक आते हैं, ही वॉज लाइक शॉक्ड बाय दिस थिंग कि कैसे टायर्ड रहते हैं हबीब इनके पीछे, मतलब इनसे काम निकलवाना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर हिम।
इतने टेंट्रम्स और सीन्स होते हैं उनके सेट पे, तो कैसे पूरा एक प्रोडक्शन वो लेके आ रहे हैं, दैट वाज बहुत डिफ़िकल्ट फॉर हबीब एंड हाउ ही मैनेज्ड इट ऑल, ताकि वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको मेंटेन कर सकें। लेकिन जब भी हम थिएटर की बात करते हैं तो उसमें लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आपके मूवमेंट कैसे हैं, आपका लैंग्वेज कैसा है। तो उनके साथ भी ये जो मदर टंग और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाला इशू है वो काफ़ी बार आया, क्योंकि हबीब वेंट टू इंग्लैंड, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी दिस थिएटर वाली चीज़ें। अब कोई इंसान जो इंग्लैंड से पढ़ के आया है, ही वॉज ट्राइंग टू दिस इम्पोज दिस थिंग्स ऑन दिस लोकल्स। अब वो इंग्लैंड की चीज़ों को, इंग्लैंड की नॉलेज को इम्पोज कर रहा है लोकल्स के ऊपर, तो उनको, उन लोगों को समझ नहीं आ रही हैं वो चीज़ें। इसकी वजह से जो पूरा एक अप्रोच था उनका थिएटर के लिए वो पूरा बिगड़ गया था। लेकिन लेटर ही रियलाइज्ड कि इन लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो ही हैव टू अनलर्न हिज टेक्निक्स। उन्हें अच्छे से ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि लोकल्स को लोकल की भाषा में समझाओ। तो फिर वो पूरा ऐसा अच्छे से बताते उन्हें कि भाई दाहिनी तरफ हो जाइए, बाएं तरफ हो जाइए। तो ये जो पूरा एक सीन रहता था वहाँ का स्टेजिंग का, तो वो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो मदर टंग वाला रिलेशन है उसको एक्सप्लेन कर सकें, बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट विद योर एक्टर्स एट टाइम व्हेन यू आर स्टेजिंग। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि कुछ बाहरी ज्ञान आप उन पे थोप रहे हैं, बिकॉज देन यू कांट एक्सपेक्ट मार्वेलस ए प्रोडक्शन और एनी परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। अब क्या होता है कि 1973 में उनका एक वर्कशॉप था राजपुर में, 1 महीने का वर्कशॉप था। वहाँ पे बहुत सारी जो नाचा पार्टीज़ थी वो लोग आए थे, एंड बहुत सारे लोग थे ऑडियंस में, लाइक सिटी बॉय, स्टूडेंट, स्कॉलर। फिर सुरजीत सिन्हा आए थे कलकत्ता से, कोमल कोठारी राजस्थान से, आरपी नायक और बहुत सारे लोग। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ये ग्रुप्स आए थे, दे केम एज ऑब्जर्वर। तो अब ये नाचा फॉर्म क्या होता है, देर आर 3 और 4 स्किट्स जो कि पूरी रात चलते हैं, और इन बिटवीन डांसेज एंड ये सब होता है। तो इट्स लाइक एक फेस्ट टाइप ऑफ, तो उसमें चल रहा था स्किट्स और डांसेस का। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि इन्होंने कुछ स्टेज पे मतलब स्किट दिखाए जिसका नाम था गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद। तो ऐसा ही कुछ स्क्रिप्ट था जो कि काफ़ी अच्छा चला वहाँ पर, बिकॉज द लोकल्स कुड रिलेट टू दैट, एंड जो इनका परफॉर्मेंस था दैट वाज आल्सो वेरी फाइन इन टू दैट। तो उसी बीच में एक मोमेंट होता है कि एक जो लड़की है वो एक लड़के से लड़ रही होती है वहाँ पे। तो अभी ये सुनते हैं वहाँ पे हबीब उनके डायलॉग बाजी को पूरा ऐसा लड़ाई का। तो बोलते हैं कि भाई मैं इसको कास्ट करने वाला हूँ, ये लड़की ना एक्टर है। तो अब उसका स्टोरी आगे आता है कि कैसे जो एक पूरा प्रॉब्लमेटिक सीन होता है उस लड़की के एक्टिंग के ऊपर। उन्होंने बहुत सारे जो प्लेज हैं उनको डायरेक्ट किया इस जो वर्कशॉप था उसके अंदर। बहुत सारे उनके प्लेस चले, एंड काफ़ी मतलब अच्छा रहा उनका ये जो एक्सपीरियंस था इस वर्कशॉप का। तो क्या होता है, छत्तीसगढ़ के अंदर ही इस टाइम पे सतनामी ओकेज़न चल रहा होता है, तो इन्होंने सोचा कि वहाँ पे भी एक प्ले को स्टेज किया जाए। तो उन्होंने अपना प्ले स्टेज करना चाहा वहाँ पे, जिसका नाम था अमरदास। अब जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करने लगे कि भैया तुम ये अमरदास नाम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे गुरु का नाम है। तो उसने एक और नाम दिया कि भाई दास लगा के कुछ नाम लगा देता हूँ। तो लोग बोले नहीं भैया ये भी नहीं हो सकता, ये भी हमारे गुरु का नाम है। फिर उसने फाइनली सोचा कि अब मैं ना चरणदास रख देता हूँ, ये तो नाम नहीं होगा एटलीस्ट। तो फाइनली चरणदास नाम नहीं था, एंड मतलब ऐसा ही इमेजिनेटिव उन्होंने नाम रख दिया अपने प्ले का, चरणदास चोर, क्योंकि चोर पहले से डिसाइडेड था। उन्होंने बस वो इंस्टेंटली ऐसा सोचा था कि अमरदास चोर रख देता हूँ, फिर वो चोर गुरु का नाम मिल गया। तो एट द एंड ही डिसाइडेड अपॉन कि चरणदास चोर इसका नाम रखा जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल टाइटल था जो वो स्टोरी का दिया ही नहीं गया था, दिया गया था। इट वाज एक्चुअली कि हाँ भाई चोर रख देंगे, किसी का भी नाम लगा के चोर। तो वो कैसा एक पूरा अलग ही एक्सपीरियंस रहा उनका, वो बहुत अच्छे से बताते हैं यहाँ पे। एंड व्हेन ही सर्च फॉर दैट प्ले, तो उनको ऐसा कुछ कलेक्शन मिलता है विजयन देतात की स्टोरीज़ में, जहाँ पे कुछ ऐसा सा एक स्टोरी था। उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉमिक के सीक्वेंस होते हैं क्या वो एक्टर्स की इम्प्रोवाइजेशन से आते हैं, या फिर जो आपने पहले सीन्स देख रखे होते हैं स्किट के अंदर उनसे आते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है इस चीज़ में, काफ़ी एफर्टलेस होते हैं। बिकॉज जब आप एक करेक्टर लेते हैं थीफ का, तो यू डोंट हैव टू रोमांटिसाइज दैट,
बट सिंपली उसको प्ले करो एंड थोड़ी सी चीज़ों को जब आप डीपली करेंगे तो अपने आप से ही उसके अंदर से कॉमिक सीन निकलेगा। तो आपको एफर्टलेसली बिना किसी ताम झाम के वो चीज़ें हो जाती हैं एंड कॉमिक जस्ट केम आउट ऑफ दैट प्ले। इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ हमें कुछ रेफरेंस देना पड़ता है या फिर कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ये वो बताते हैं अपने कॉमिक सीक्वेंस के बारे में। जो उन्होंने स्टोरी करी थी वो चरणदास चौर, उसके बारे में उन्होंने बताया कि 1982 में इसको फ्रेंच फर्स्ट अवार्ड मिला था एक इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में जो कि एडिनबर्ग में हुआ था। तो वहाँ पे एक स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर मैन थे जो कि तनवीर से पूछते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हमें तुम्हारी लैंग्वेज भी नहीं समझ आ रही, मतलब एक वर्ड नहीं समझ आया बट स्टिल वी लाइक्ड इट। मतलब हमें इतना जेन्युइन लगा ना ये चीज़ कि एक अवार्ड हमने बीच में ही अनाउंस कर दिया कि भैया इसको हो जाएगा बेस्ट अवार्ड। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का वो प्ले होगा एंड हाउ फाइन डिटेल्स वर देयर इनटू इट, कि उस चीज़ का एक जो अवार्ड है वो बीच में ही अनाउंस कर दिया गया। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो लोग उसको रिलेट कर पा रहे हैं। लैंग्वेज एक वर्ड नहीं समझ पाया वो लोग, जैसे कि हम सोच सकते हैं एक म्यूट फिल्म के लिए कि भाई हमें कुछ दिख रहा, मतलब कुछ दिख रहा है बस, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, बस शांत शांत चल रहा है सब कुछ। तो वो कैसे वो चीज़ें चली एंड दे रिसीव्ड अवार्ड्स फॉर दैट। तो वो उस चीज़ को याद करके भी बताते हैं कि थिएटर का एक्सपीरियंस ही अलग होता है इन चीज़ों में। ये भी बताते हैं कि लाइफ में जब भी उन्होंने थिएटर के बारे में बात करी तो इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ चीज़ सीखा है तो हर जगह वही अप्लाई होगा। तो उन्होंने पहले भी ये चीज़ को बताया था कि जब भी उन्होंने अपना एक इंग्लिश नॉलेज इम्पोज करने की कोशिश की तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो नाचा फॉर्म था उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा एंड उसके ही हेल्प से ही कुड रिलेट टू द लोकल्स। तो सबसे पहली चीज़ जो उन्हें करनी पड़ी दैट वॉज टू अनलर्न द नॉलेज ही एक्वायर्ड इन द इंग्लिश ट्रेनिंग जहाँ भी उन्होंने लिया था। अब यहाँ पे बात आती है उस लड़की की जिसका हमने बताया था ना कि वो लड़ रही थी एंड ही डिसाइडेड कि भाई इसको कास्ट किया जाएगा। तो क्या हुआ, अब उसका नाम था फिदा बाई, लेकिन शी वॉज़ नॉट रेडी टू एक्ट इन टू द प्ले, क्योंकि उस जो भी ट्राइब से वो बिलोंग करती थी, देवार ट्राइब, उसमें क्या माना जाता था कि भाई अगर इस रिचुअल में इसने ऐसा परफॉर्म किया ना तो वो ना एक तरीके से जैसा रोल प्ले करेगी। अब ठाकुराम की वाइफ का रोल प्ले करना था उसको, तो शी वॉज़ लाइक कि भाई अगर मैंने रोल प्ले किया तो आई विल बी इक्वल टू ठाकुराम की वाइफ। मतलब एक जो अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा था वहाँ पे। तो क्या क्या ट्रबल्स आते हैं लोकल लाइफ में एक थिएटर को परफॉर्म करने के लिए, वो भी हाईलाइट किए हैं हबीब ने इस आंसर के अंदर। एक स्टोरी होता है बहादुर किलारन का, इसको लेके वो बहुत डिलेमा में होते हैं कि भाई इसको कैसे तो मैं प्रेजेंट करूँ, क्योंकि एक बहुत डिफरेंट सा स्टोरी था, एक ट्रेजेडी था जो कि बहुत सालों से उनके दिमाग में बैठा हुआ था कि भाई इसको ड्रामेटाइज कैसे किया जाए। क्योंकि ये जो बहादुर किलारन है ये एक वाइन सेलर लड़की है जिसको एक बेटा हुआ था एक किंग से, जो वहाँ से गुजर रहा था एंड मीट्स हर एंड वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा। इस तरीके से जो पुरानी कहानियों में होता ही था कि भाई कोई उनकी वाइफ कहीं है गरीब सी, ऐसा कुछ है, ठीक है, इसमें भी था। तो जो उनका बेटा है वो 126 लड़कियों से शादी करता है, 166। तो ये बहुत मैजिकल सा फिगर है। तो उसी स्टोरी को बताने के लिए इट वाज लाइक कि कैसे स्टेज किया जाए इस चीज़ को, तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर हबीब। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि उनके जो एक्टर्स हैं वो उनके पास आते हैं कि सर ये वाला स्टोरी हम करेंगे अब की बार, या फिर इस जॉनर को लीजिए, मतलब कुछ सजेशंस देते हैं उनके एक्टर्स। तो हबीब इस बारे में बताते हैं कि नहीं यार, दे आर वेरी पैसिव, तब इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है वो लोग, इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो आए कि भैया अभी शेक्सपियर का ये वाला प्ले करते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। द पीपल इवन डोंट नो कालिदास, बस वो पुराने टेल्स होती हैं, जो पुराणों की टेल होती हैं उसको जानते हैं, कुछ रिलीजन की चीज़ें जानते हैं, इतना ज़्यादा उनको नहीं पता है। तो ऐसा ज़्यादातर हुआ नहीं है कि वो मुझे कोई ऐसा प्रॉपर सा स्टोरी लेके आएँ कि सर ये वाला परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पुटअप किया जाता है कि जब भी आपको कोई इनविटेशन मिलता है किसी प्ले के लिए तो क्या वो किसी सर्टेन इशू पे होता है। तो इसका आंसर करने के लिए वो रिकॉल करते हैं एक इंस्टेंस को जहाँ पे उनको बुलाया गया था बाय लिटरेरी सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा,
जो कि सपोर्ट करती है फाइनेंशियली और ऑर्गेनाइजेशनली। तो बताते हैं कि ये जो पूरा इनका पर्पस था वो किसके लिए था, वो ना अवेयरनेस, लिटरेसी डे के लिए अवेयरनेस करवा रहे थे। तो उन्होंने प्रॉपर कैसा एक थीम रखा प्ले का एंड ऑल, उसके लिए पूरा डिटेल दिया है इन्होंने कि हमने जो लोकल्स हैं उनको एंगेज करने के लिए, उनको समझाने के लिए जो चीज़ें रखी वो कैसी रही। फिर उन्होंने फैमिली प्लानिंग के लिए भी एक प्ले करा था। तो वो यही बता रहे हैं कि जब भी आपको हमें एक सिटीजन्स को एड्रेस करना है तो आपको वो चीज़ें हैं जो बहुत ही लोकल रखनी पड़ेंगी ताकि लोग आपसे रिलेट कर सकें। क्योंकि क्या होता है, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी में ये होता है कि जो चीज़ आप रिलेट करते हैं ना उसको आप जल्दी समझते हैं। लेट अस से कि कोई सॉन्ग है, उसमें आपको ज़्यादा अपना दिख रहा है कि भाई हाँ ये वाली लाइन तो मेरे को ऐसा टच कर रही है बिल्कुल, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान रहती हैं। तो कुछ इस तरीके से वो पूरा जो एक्सपीरियंस है उसको बताते हैं। यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया गया है प्रदीप मुले का शुभदा शेल्के के साथ, जहाँ पे वो बोलते हैं कि थिएटर ऑलवेज हेल्ड अ फैसिनेशन फॉर मी, कि जो थिएटर है उसमें वो कैसे आए एंड हाउ वाज हिज जर्नी। तो जो प्रदीप मुले हैं वो एक थिएटर डिज़ाइनर है मराठी स्टेज की, और ही वॉज एसोसिएटेड विद प्लेज रिटन फॉर फॉरमोस्ट मराठी प्ले राइट्स। तो उनका जो इंटरव्यू है उसमें वो यही बताते हैं कि उन्होंने अपना जो लाइफ है वो मतलब एक जो करियर है उसको स्टार्ट किया था कमर्शियल आर्ट्स के डिप्लोमा से, लेकिन थर्ड ईयर आते आते वो पूरा जो इंटरेस्ट अपना लूज़ कर चुके थे। लेकिन उनको स्टार्टिंग से ही पता था कि भाई डिग्री करेंगे तो अच्छे वाला करेंगे, एंड ही वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टू फाइन आर्ट्स। लेकिन कमर्शियल आर्ट में वो रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए। तो अब उनसे पूछा जाता है कि भाई जब आपको फ़ाइन आर्ट्स ही पसंद था तो आपने ये किया ही क्यों। तो बोलते हैं कि एक्चुअली मेरे सारे फ्रेंड्स ले रहे थे तो मैंने ले लिया। दिस इज़ अ कॉमन एक बहाना, हम सबका बहाना बोलो या फिर कुछ भी, लैक ऑफ अवेयरनेस बोल सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी स्ट्रीम चूज़ करते हैं कि यार दोस्ती वाले ले रहा है तो आई ऑल्सो टेक दैट। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया कि भाई मैं कमर्शियल आर्ट में गया क्योंकि मेरे दोस्त ले रहे थे, लेकिन एक्चुअल में इनका इंटरेस्ट था लिटरेचर के अंदर। तो इन्होंने सोचा कि इनको कोई ना आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए साथ के साथ, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल था कि 2 डिग्री साथ में करें। इनको सिनेमाटोग्राफी भी करना था फिल्म्स के लिए, तो टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन उसके लिए कोई डिप्लोमा की ज़रूरत थी। तो अब ये कहीं नहीं जा सकते थे। तो इन्होंने क्या करा, अपने 3 साल से जो वो फिल्म सिटी में गुजारे एंड ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर। जब वो जे आर्ट स्कूल में गए थे, फाउंडेशनल स्कूल मतलब जो पूरा किया था उन्होंने फाउंडेशनल कोर्स, उससे ज़्यादा इन्होंने कहाँ सीख लिया, फिल्म सिटी में सीख लिया। तो दिस फिल्म सिटी वाज अ वेरी गुड प्लेस फॉर हिम, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो नॉलेज है वो गैदर किया। कुछ सीनियर्स ने उनको एडवाइस किया कि उनको एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफी में जाना चाहिए क्योंकि इस फील्ड में पैसा भी बहुत है और काम भी तुम्हें उस चीज़ का एक इंटरेस्टिंग लगेगा। तो फिर वो बताते कि हाँ मतलब पैसा बहुत था उस फील्ड में, मैंने किया भी वो काम, लेकिन पैसा होना डजंट मीन ना कि आप वो चीज़ मतलब कि कैलिबर है जो आप उसको पैसे से तोल सकें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई देखो कॉलेज टाइम से मेरे को थिएटर भी पसंद था एंड नेचुरली मैं थिएटर की तरफ जा सकता हूँ। तो थिएटर ऑलवेज हैड अ फैसिनेशन फॉर हिम। तो उस टाइम पे जो प्लेज लिखे जाते थे फ्रॉम विजय तेंदुलकर, शतांता, कोर्ट चालू आहे, फिर सतीश आलेकर का मनीरम बेगम, और ये सारे जो प्ले थे वो बहुत ही रिच थे कंटेंट के अंदर और बहुत ही न्यू इडियम्स को वो यूज़ करते थे थिएटर में। तो जो एक उनका पूरा स्क्रिप्ट होता था ना वो बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था इनको। एंड देन ही गोज़ फॉर दिस प्ले वाली चीज़। तो वो पूरा डिटेल में बताते हैं कि कैसे फिर उन्होंने थिएटर में कदम रखे एंड हाउ ही स्टार्टेड स्टेजिंग द प्लेज। तो ये था इस वीडियो के बारे में। ऑल्दो द टेक्स्ट इज़न्ट कंप्लीटेड, लेकिन लास्ट पार्ट बनाएंगे, पार्ट 3, उसमें पूरा टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। I'll try to answer them all, and don't forget to subscribe the channel, like the video and share it with your friends.